अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी डॉक्टर अवैस अहमद। ये वीडियो एक स्पेशल डॉक्टर है, उसका नाम है डॉक्टर हैदर अली मोहम्मद। उसके बारे में है। डॉक्टर हैदर अली मोहम्मद वो एक मल्टी टैलेंटेड इंसान है, उसमें कोई शक नहीं है। मतलब एक तरफ वो आरजे भी है, दूसरी तरफ वो डॉक्टर भी है, वो साइकोलॉजी भी उसने की है और साथ में वो अपनी एक पूरी इंडस्ट्री मेकअप की चला रहा है। तो डॉक्टर हैदर अली मोहम्मद के कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसके बारे में मैं आप लोगों के साथ बात करना चाहता हूँ। इस वीडियो का मकसद मेरा पब्लिसिटी नहीं है, फेम हासिल करना नहीं है, बल्कि कुछ लोग इवन कि मेरे घर वाले भी थे, उन्होंने मुझे वीडियो सेंड किए, उन्होंने मुझसे ओपिनियन लिया कि हम क्या करें, इस बंदे से अपने इलाज करें, हमारे जो डॉक्टर्स ने हमें ट्रीटमेंट दी है उसको स्टॉप करें, क्योंकि ये क्लेम करता है, ये बताता है कि जो ट्रीटमेंट आप लोग डॉक्टर से लेते हैं तो वो आप लोगों को मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं कर सकती। मतलब आप ज़्यादा वक्त तक उनसे इलाज करते हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। دې خلکو له تاسو زړه پوښ کړی دی. دا خلک تاسو له درغلي دي، تاسو نه دومره علاجونه کړي دي چې نن هغه دې ته مجبور شوي دي. که تاسو ورته بهترین علاج ورکولای شولې، نن باغه होम्योपैथ ډاکټر له ولې تللې. आइए मुझसे इलाज करें, मेरी होम्योपैथिक की मेडिसिन ले लें, इससे आप ठीक हो सकते हैं या नहीं। ये वीडियोस आप लोग उनके खुद देख सकते हैं उनके सोशल अकाउंट्स पे। लेकिन मैं आप लोगों को चंद ऐसे पॉइंट्स बताता हूँ, चंद ऐसे एविडेंस बताता हूँ जिसके बेस पे आप लोगों ने फैसला करना है कि हु इज़ राइट, इसमें से सही कौन है और गलत कौन है। डॉक्टर हैदर अली के जो ऑडियंस है वो आम आवाम है। आम आवाम को ज़्यादा पता नहीं होता कि साइंस क्या चीज़ है, बीमारी किस वजह से आती है, इसका इलाज कैसे करना है। वो डायरेक्टली यकीन करते हैं। लेकिन इस वीडियो में मेरा टारगेट ये डॉक्टर नहीं है, बल्कि मेरा टारगेट भी आम आवाम है। मैं भी आम आवाम को मुखातिब कर रहा हूँ, उनसे कुछ रिक्वेस्ट करता हूँ और उनसे कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करता हूँ इस मेडिकल फील्ड के बारे में। डॉक्टर हैदर अली क्लेम करता है कि आप लोग जो डॉक्टरों से ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट लेते हो तो उसने आप लोगों को फ़ायदा नहीं दिया। मतलब आप लोग से वो कहता है कि सिटान्यू लेते हो और कई तरह के पीवाल सिंसिवाल मेडिसिन आपको देते हैं जिसकी वजह से आप ठीक नहीं होते। आ जाए यहाँ पे हम आप लोगों के लिए 3 महीने की थेरापी करते हैं, आप मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाएंगे। د معدې قسم د تخرم تاسو د معدې ډاکټرانو هغه لوبي کړی دي. تاسو د معدې ډاکټرانو لتلی برومالیکس در کړی دي، ایمیډول در کړی دي، کارډینول در کړی دي، نیوپرایډ در کړی دي، تاسو له سلورایډ در کړی دي، تاسو له چیننو اپیوال در کړی، سنسیوال در کړی، ټګرال در کړی دلا، تاسو له چې انډرال در کړی دي، تاسو له سټینیو در کړی دي، تاسو له چې الپرازولام در کړی دي، تاسو له ډیزیپام ग्रुप در کړی دي। कितना हकीकत है इस बात में, हमने क्या करना है, इस डॉक्टर से ट्रीटमेंट करनी है या किसी अपने जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं उनके पास जाना है। इन सारी चीज़ों को जानने के लिए बस एक काम करें, सब्र करें थोड़ा और वीडियो को आखिर तक देखें। एक नज़र डालते हैं होम्योपैथी के साइंस पे और दूसरा नज़र पर डालेंगे हमारे मेडिकल के साइंस पे। होम्योपैथी का साइंस ये बहुत नया है, तकरीबन 200 साल पहले ये इस दुनिया में स्टार्ट हो गया। ऑन द अदर हैंड जो मेडिकल वाला है उनके हज़ारों साल हो गए। अब आप कहोगे कि जो चीज़ नया होता है वो बेस्ट होता है, लाइक मोबाइल का एक नया वर्जन, आईफोन का एक नया वर्जन, इसी तरह आप कहोगे कि कार का एक नया मॉडल। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे हम सिर्फ न्यू चीज़ की बात नहीं करते, यहाँ पे हम सिर्फ इनोवेशन की बात नहीं करते, यहाँ पे हम बात करते हैं कि कितना नॉलेज होगा। मतलब आप कंसिडर करें कि जो हज़ारों साल हो गए उसमें साइंटिस्ट ने कितनी रिसर्चेस की है, फिर उसके रिजल्ट में जो नॉलेज आया है वो मेडिकल साइंसेस का नॉलेज है। अब 200 साल हो गए जिस पे काफ़ी रिसर्चेस भी नहीं है, जिसको WHO वाले सूडो साइंस कहते हैं, यानी ट्रू साइंस ही है भी नहीं। तो उस पर कितने रिसर्चेस हुए हैं तो आप खुद कंपेयर कर सकते हैं कि इन दोनों में बेस्ट नॉलेज कौन सा है। होम्योपैथी का जो बेसिक मकसद है इलाज करने का वो क्या है, वो कहते हैं कि जो चीज़ मरज़ काज कर सकता है वो चीज़ उसका इलाज भी हो सकता है। मतलब जिस चीज़ की वजह से एक बीमारी होती है तो वही चीज़ उसके इलाज का सबब भी बन सकता है। ऑन द अदर हैंड मेडिकल साइंस इस तरह नहीं करता, वो काफ़ी रिसर्च करते हैं, काफ़ी साइंटिफिक बेस्ड रिसर्च करते हैं, उसमें काफ़ी एक्सपेरिमेंट करते हैं। वो एनिमल पे भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, रेट्स पे भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, मुख्तलिफ किस्म के जानवरों पे, वो इंसानों पे भी एक्सपेरिमेंट करते हैं। फिर उसके बाद फूड एंड ड्रग अथॉरिटी एक ड्रग को अप्रूव करती है और वो ड्रग हम यूज़ करते हैं। नज़र डालते हैं कि लफ्ज़ डॉक्टर का मतलब क्या है और कौन लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। लफ्ज़ डॉक्टर आया है एक लैटिन वर्ड डोसियर से, जिसका मतलब होता है टीचिंग। ये अमूमन 2 लोग अपने साथ इस्तेमाल कर सकते हैं अपने नाम के साथ। एक वो लोग जो PhD स्कॉलर्स होते हैं किसी भी फील्ड में, वो अपने साथ डॉक्टर लिख सकते हैं। एक वो लोग जो मेडिकल फील्ड से वाबस्ता हो वो लोग अपने साथ डॉक्टर लिखते हैं। लेकिन अब रूल्स क्या है कि मेडिकल में कौन फील्ड अपने साथ डॉक्टर लिख सकता है, कौन से मेडिकल फील्ड वाले अपने साथ ग्रेजुएशन के बाद डॉक्टर का नाम लिख सकते हैं। हमारे PMDC के और हमारे जो मेडिकल काउंसिल है उनके रूल्स क्या है।
हमारे मेडिकल की जो कमीशन है और काउंसिल है, उनके रूल्स ये है कि सिर्फ और सिर्फ MBBS वाले और BDS वाले वो अपने साथ डॉक्टर का नाम लिख सकते हैं, वो अपने साथ डॉक्टर का टाइटल ग्रेजुएशन के बाद लिख सकते हैं। इन दो और फील्ड है जो कि मेडिकल के बहुत अहम फील्ड है, एक है DPT डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरापी और दूसरे जो लोग हैं वो है फार्मेसी D वाले। अगर इस कमीशन के रूल को देखा जाए तो सिर्फ MBBS और BDS वाले अपने साथ डॉक्टर लिख सकते हैं, लेकिन HEC वाले ने कहा कि नहीं, इस तरह नहीं होगा। MBBS और BDS वाले भी अपने साथ डॉक्टर का टाइटल लिखेंगे, लेकिन इनके साथ साथ जो फार्मेसी वाले हैं जिन्होंने फार्मा D की हो और वो लोग जिन्होंने फिजियोथेरापी की हो DPT, तो वो भी अपने साथ डॉक्टर का लफ्ज लिख सकते हैं। वो लोग जिन्होंने किसी मेडिकल फील्ड में MD की हो तो वो लोग अपने साथ डॉक्टर का टाइटल लिख सकते हैं। बाकी जो BS वाले हैं वो अपने साथ डॉक्टर का टाइटल नहीं लिख सकते। अगर आपके गांव में कोई डॉक्टर है टेक्नीशियन, वो अपने साथ डॉक्टर का लफ्ज लीगली कानून के मुताबिक नहीं लिख सकता। मेडिकल के कानून के मुताबिक अगर किसी ने BS नर्सिंग किया वो अपने साथ नहीं लिख सकता। BS कार्डियोलॉजी की हो, रेडियोलॉजी की हो, जो चीज़ भी की हो, इन 4 फील्ड्स के अलावा वो अपने साथ डॉक्टर का टाइटल लीगली यूज़ नहीं कर सकता। अगर एक शख्स है उसने MD किया हो किसी भी कंट्री से, वो भी अपने साथ डॉक्टर लिख सकता है रूल्स के मुताबिक, मेडिकल के रूल्स के मुताबिक। लेकिन वो लोग जिन्होंने अदर फील्ड में की है लाइक BS रेडियोलॉजी, कार्डियोलॉजी, इन चीज़ों में, ऑप्टोमेट्री में, तो वो अपने साथ डॉक्टर का लफ्ज़ हरगिज़ नहीं लिख सकते। इसी तरह होम्योपैथी भी है, यूनानी मेडिसिन भी है। अगर आपने इसमें BS की है तो आप अपने साथ डॉक्टर का लफ्ज़ नहीं लिख सकते। तरह क्या और फील्ड वाले अपने साथ डॉक्टर का लफ्ज़ नहीं लिख सकते। इसी तरह जिन्होंने BS होम्योपैथी की हो तो वो भी अपने साथ डॉक्टर का लफ्ज़ नहीं लिख सकते। तो अगर आप लोग मेडिकल के कानून को देखो तो क्या डॉक्टर साहब इसको फॉलो कर रहे हैं या नहीं। डॉक्टर साहब अपने नाम के साथ लिख रहे हैं डॉक्टर हैदर अली मोमन, लेकिन मेडिकल का कानून ये है कि इन 4 फील्ड्स के अलावा कोई भी अपने साथ डॉक्टर का लफ्ज़ नहीं लिख सकता। वो लोग लिख सकते हैं जिन्होंने MD की हो, लेकिन इसने BS किया है और कई डिप्लोमे किए हैं, इसने MD नहीं की। तो जिन लोगों ने MD नहीं किया है या जिन लोगों ने इन 4 फील्ड्स में से किसी फील्ड में ग्रेजुएशन नहीं किया तो वो अपने साथ डॉक्टर का लफ्ज़ भी लीगली यूज़ नहीं कर सकते। अब आप लोगों पे है कि आप लोग इसको डॉक्टर कहते हैं या नहीं। नजर डालते हैं बांग्लादेश की तरफ। बांग्लादेश में एक मेडिकल काउंसिल है, उसका नाम है BMDC के रूल्स के मुताबिक सिर्फ MBBS और BDS वाले अपने साथ लिख सकते हैं डॉक्टर, बाकी कोई नहीं लिख सकता। इस पे हाई कोर्ट ने स्पेशल रूलिंग दी। हाई कोर्ट वालों ने कहा उस मुल्क के कि सिर्फ MBBS और BDS वाले अपने साथ लिख सकते हैं, और जो दीगर लोग हैं उसमें होम्योपैथी को भी मेंशन किया था, उसमें यूनानी मेडिसिन को भी मेंशन किया था कि ये लोग अपने साथ डॉक्टर का लफ्ज़ नहीं लिख सकते। डॉक्टर साहब का एक और एतराज़ है हमारे मेडिकल डॉक्टर्स पे कि इनके लिए मैदे का मरीज जाता है और उनको लिखते हैं दिमाग की गोलियां। आगा केमिकल आगा द खुशाली केमिकल आगा गुर्जीदली दी और आगा द खुशाली हार्मोन्स दला मैदा वालिदा नो तो पदी में जमाने देते ना खुशाली उरका दा। आखिरकार ऐसे क्यों लिखते हैं? मैं आप लोगों को बताऊं कि इन लोगों के मैदे ठीक होते हैं, इन लोगों का ये जगह खराब होता है। यहाँ से आपका मैदा कंट्रोल होता है जब आप स्ट्रेस में होते हो, जब आप निकोटिनिक चीज़ें लेते हो, कैफिनेटेड चीज़ें लेते हो, आपका दिमाग एक्टिव हो जाता है। तो उस एक्टिव दिमाग की वजह से आपके मैदे में तेज़ाब की सिक्रीशन ज़्यादा होती है। आपके मैदे में तेज़ाब की सिक्रीशन ज़्यादा होगी तो आपको कई तरह के मसाइल हो सकते हैं। आपको इंडाइजेशन हो सकता है, आपको उल्टियाँ हो सकती है, कई तरह के मसाइल आपको हो सकते हैं। तो वो कहता है कि डॉक्टर के पास अगर आप लोग जाते हैं तो वो EP वाल लिखता है, सिंसीवाल लिखता है और कई तरह के मेडिसिन। मैं आप लोगों को एक सिंपल बात बताना चाहता हूँ। एक बंदा है वो EP वाल ले रहा है, जैसे कि वो कह रहा है EP वाल हम एपिलिप्सी में देते हैं या माइग्रेन में देते हैं या एंजाइटी के कई केसेस में, और वो अचानक EP वाल स्टार्ट करे तो उसका इफेक्ट क्या होगा उस बंदे की लाइफ पे? उसकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी अगर आपने अचानक उसको विड्रा कर दिया। एक और बंदा है वो कोई SSRI ले रहा है, अब अचानक उनके SSRI को स्टॉप करे तो उनको रिलैप्स होगा और उनको विड्रॉल सिम्टम्स बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं। लोग कहोगे कि क्या हमें इसके पास जाना चाहिए या नहीं? बिल्कुल, आप लोगों ने हर किसी के पास जाना है, मेडिकल का टेक्नीशियन हो उसके पास भी जाना है, हम लोग खुद जाते हैं। लेकिन ये एक एडिशनल ट्रीटमेंट है, ये एक अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट है। ये आप उन मेन मेडिसिन जो आप किसी बीमारी के लिए लेते हो उनको आपने स्टॉप नहीं करना। आप शुगर के मरीज़ हो तो आपने उन मेडिसिन को लेना है, साथ में आप एडिशनली कुछ ऐसे मेडिसिन इनसे ले सकते हो जिससे आपकी लाइफ और भी अच्छी हो जाए। आपने होली एंड सोली इसके मेडिसिन को नहीं लेना, इस तरह नहीं करना कि सिर्फ इसके मेडिसिन को ले लो और अपने जो मेडिसिन है उनको छोड़ ले। तो अपने मेडिसिन को छोड़ना नहीं है, ये रूल्स है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के, क्योंकि ये टारगेटेड थेरापी नहीं होती। जो मेडिकल के डॉक्टर्स होते हैं उनका अप्रोच होता है टारगेटेड, वो ख़ास बीमारी को ट्रीट करते हैं। जो होम्योपैथिक साइंस होता है वो ख़ास बीमारी को नहीं, वो आपकी पूरी बॉडी के हेल्थ को ठीक करता है, आपकी पूरे बदन की सेहत को ठीक करने की कोशिश करता है। वो ऐसा नहीं कर सकता कि एक ख़ास बीमारी के लिए आपको ट्रीटमेंट स्टार्ट करे और बकाया जो ट्रीटमेंट है आपकी लाइफ से उसको माइनस करे।
होम्योपैथी को साइंस नहीं कहा जाता, इसको कहा जाता है सूडो साइंस। सूडो साइंस का मतलब क्या होगा? सूडो साइंस का मतलब है फॉल्स साइंस या झूठा साइंस, क्योंकि इस पे ज़्यादा रिसर्च नहीं है, ज़्यादा साइंटिफिक एविडेंसेस इस फील्ड पे नहीं है। अब आप लोग मुझ पे एतराज़ करोगे कि फिर लोग क्यों ठीक हो जाते हैं। यहाँ पे मैं आप लोग को एक चीज़ समझाना चाहता हूँ और वो है प्लेसिबो इफेक्ट। प्लेसिबो इफेक्ट क्या होता है? प्लेसिबो इफेक्ट में आपको डॉक्टर एक जाली दवाई देता है, उससे आप मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाते हैं। एक नज़र डालते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वाले कहते हैं कि जो सीरियस बीमारियाँ हैं आपके लाइफ में, उनकी इलाज के लिए आपने होम्योपैथी वाले के पास नहीं जाना। सीरियस बीमारियों का मतलब क्या है? आपको टीबी है, आपको एड्स की बीमारी है, या आपको कोई और ख़तरनाक बीमारी है, तो उसके लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो कि पूरी दुनिया की सेहत के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो कहते हैं कि आपने उसके पास नहीं जाना। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वाले सिर्फ यहाँ पे नहीं रोकते, वो कहते हैं कि जिन चीज़ों से होम्योपैथी के मेडिसिन तैयार होते हैं वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं। वैसे तो साइड इफ़ेक्ट इन मेडिसिन के बहुत कम होते हैं, जो मुज़र असरात होते हैं वो इन मेडिसिन के अमूमन कम होते हैं या नील के बराबर होते हैं, लेकिन जिन चीज़ों से ये दवाई तैयार की जाती है, अगर वो सही तरह से ना बनाया जाए, उसको सही तरह से डाइल्यूट न किया जाए, तो आपको कई तरह के मसाइल हो सकते हैं। इसी तरह WHO के डायरेक्टर अब टीबी कहते हैं कि आपने टीबी के इलाज के लिए होम्योपैथी वाले के पास नहीं जाना। इसी तरह जो चाइल्ड हेल्थ के डायरेक्टर है WHO के, वो कहते हैं कि हमें कोई एविडेंस, कोई सबूत नहीं मिला जिसके बेस पे हम ये कह सके कि चाइल्ड की जो डायरिया होती है, बच्चे की जो डायरिया होती है, उसका जो पेट ख़राब होता है, उसके लिए होम्योपैथी में कोई इलाज है। तो वो कहते हैं कि हम रिकमेंड नहीं करते कि जो चाइल्ड डायरिया है, जो इन्फेंट डायरिया है, उसके लिए आप होम्योपैथी वाले के पास जाए। इसके साथ साथ WHO वाले क्लियरली बताते हैं कि 5 ऐसी बीमारियां हैं जिसके लिए आप लोगों ने नहीं जाना होम्योपैथी डॉक्टर के पास। एक उसमें बीमारी है एड्स की। एड्स का इलाज आप लोगों ने अपने डॉक्टर से करना है, होम्योपैथी वाले से नहीं। दूसरा जो है वो है मलेरिया का, तीसरा है इन्फ्लुएंजा का, और चौथा है टीबी का, और पांचवा है इन्फेंट डायरिया का। इन 5 बीमारियों के लिए आपने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि आप लोगों ने होम्योपैथी वाले के पास नहीं जाना। अब आप लोग खुद डिसाइड करें कि आप लोग ठीक कहते हो या WHO। वो सिर्फ एक कॉमन सेंस की बात करता हो। ये ऑनलाइन सब लोगों को बताता है डॉक्टर साहब कि आप लोगों ने इस बीमारी को ऐसे ट्रीट करना है, इस बीमारी के लिए आपने ऐसी इलाज करनी है। आई के हज़ारों से ज़्यादा मसाइल होते हैं, वो उसके लिए एक दवाई रिकमेंड करती है कि ये आपके सारे मसाइल ख़त्म कर सकती है। نو هغه د پاره یو فریز یا د هومیوپیتھک یو میډیسن د په 200 طاقت کې واخلي। तो क्या इस तरह पॉसिबल है या नहीं? मैं आप लोगों को एक सिंपल मिसाल से समझाना चाहता हूँ। क्यों हम ना कोई टेप रिकॉर्ड करें जिसमें सारे जो मेडिसिन हैं, जिसमें बीमारी का इलाज है, वो हम लिख ले, हर बंदे के साथ वो होगा। हम एक फाइल बना देते हैं, मेमोरी कार्ड में हर एक के पास होगा, वो सुनेगा कि मेरी बीमारी का क्या इलाज है, खुद अपना इलाज करेगा, मतलब सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन करेगा। या हम जिस तरह के बाज़ार में लगे होते हैं कि चूहे मार दवाई है, ये जुए मार दवाई है, तो इसी तरह अगर हम लाउड स्पीकर बाज़ार में लगा लें तो भी ठीक होगा, क्योंकि उसमें हम बताएंगे कि ये दवाई इसके लिए है, ये दवाई इस बीमारी के लिए है। तो इससे भी हमारा सिस्टम बहुत अच्छा हो जाएगा, मतलब अस्पतालों में भी इतना रश नहीं होगा, सारे लोग भी ठीक हो जाएंगे। तो आपका क्या ख्याल है? तो सिंपली मेरा मतलब ये है कि एक तरफ सेल्फ प्रिस्क्रिप्शन हमारे लोगों को तबाह कर रही है। सेल्फ प्रिस्क्रिप्शन की वजह से लोग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बन रहे हैं, गोलियाँ उन पर असर नहीं करती, हकीम उनको स्टीरॉयड देते हैं, उनके मैदे तबाह हो जाते हैं। मैं आप लोगों को एक सिंपल चीज़ समझाना चाहता हूँ। हमारे माशरे में जो बंदा बहुत काबिल होता है, तो पेरेंट्स कहते हैं कि इस बंदे ने डॉक्टर बनना है, और वो भी MBBS डॉक्टर। MBBS के लिए आने से पहले आपने हमेशा टॉपर रहना है, मतलब 10th तक आपने टॉपर रहना है, 9th और 10th में 1000 से ज़्यादा मार्क्स लेने हैं। इसी तरह फर्स्ट और सेकंड ईयर में फिर एकेडमी करनी है, फिर उसके लिए MDCAT जैसा टफ टेस्ट पास करना है। कई लोग तो 2 साल में, कई 3, कई 5 साल में भी पास करते हैं। फिर उसके बाद MBBS के 5 एग्ज़ाम्स होते हैं, फिर उसको पास करने के लिए एटलीस्ट आपने 6 महीने मुसलसल स्टडी करनी है, सिर्फ पास करने के लिए, टॉप करने के लिए नहीं। जो टॉपर होते हैं वो तो पूरा साल पढ़ते हैं। फिर उसके बाद स्पेशलाइजेशन होती है, स्पेशलाइजेशन की आपने 4 साल ट्रेनिंग करनी है, फिर एडिशनल कोर्सेज होते हैं 2-2 साल के। तो मतलब इतने प्रोसेस के बाद एक बंदा बनता है डॉक्टर, वो एक गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट बनता है, वो एक साइकाट्रिस्ट बनता है। और दूसरी तरफ आप लोग खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक बंदा डिप्लोमा करे या वो होम्योपैथी का कोई BS करे, दोनों को देख लें, फिर खुद आप लोग समझदार हैं कि इसमें से आप लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शन कौन सा है। उस बंदे के पास जाना है जिसने अपनी ज़िंदगी के 40 साल मेडिकल फील्ड में गुजार दिया, या उस बंदे के पास जाना है जिसने 4 साल मेडिकल के फील्ड में गुजारे हैं और अब बहुत सारे चीज़ों का इलाज कर सकता है। मैं आप लोगों के साथ डॉक्टर साहब की एक वीडियो शेयर करना चाहता हूँ। उस वीडियो में वो एक मेडिसिन की बात करता है, नक्स्वामिका की। नक्स्वामिका ब 30 ताकत के वाले सहर गरमा माखाम 3 टेमा प
नहर बान इस्तेमाल उल्ली यकीनन उसकी बात ठीक है, नक्सवामिका के हेल्पफुल बेनिफिट है, लेकिन मैं आप लोगों को एक सिनारियो बताता हूँ। एक शख्स है, उसका जिगर ऑलरेडी ख़राब है, वो हेपेटाइटिस का पेशेंट है या वो लिवर सिरोसिस का पेशेंट है। अगर वो नक्सवामिका लेगा तो उसका लिवर उस वजह से बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि नक्सवामिका रिसर्च के मुताबिक ही आपके जिगर को ख़राब कर सकती है। अगर ऑलरेडी किसी बंदे का ख़राब है तो और कितना ख़राब करेगी आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। सेंटर ऑफ डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन वाले कहते हैं अगर आप नक्सवामिका को ज़्यादा वक्त के लिए लेते हो तो उस वजह से आपको ख़तरनाक न्यूरोलॉजिकल बीमारियां हो सकती है, मतलब आपको दिमाग के, आपको असाब के कई ख़तरनाक कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं। सेंटर ऑफ डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन वाले क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि अगर आप नक्सवामिका लोगे तो ये केमिकल हाजर्ड है ज़्यादा वक्त के लिए, तो ज़्यादा वक्त के लिए लॉन्ग टर्म में आप लोगे तो इसकी वजह से आपके असाब तबाह हो जाएंगे, आपको न्यूरोलॉजिकल कई तरह के कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं। नक्सवामिका 30 और लाइकोपोडियम 200 द उलमाए किराम द पारा द तलबाओ द पारा द तालिबात द पारा द मदारिस द खल्क द पारा बेहतरीन मेडिसिन दे। यकीनी तदायम दुआगाने बकोई खुदा मेडिसिन कम अज कम तासु 3 महीने मुसलसल इस्तेमाल कई और जो सुमरा डेर इस्तेमाल हुई नुकसान ये जरा निश्चित दे न द उलमाए किराम द पारा जमाल खाना गिफ्ट। हमारी सोसाइटी की एक कॉमन सोच है कि हम जवानी में मास्टरबेशन करते हैं तो लेटर लाइफ में हमें मर्दाना कमज़ोरी का मसला हो सकता है। अरे मर्दाना कमज़ोरी का मसला साइंस में नहीं है, ये पता नहीं लगता कैसा कंसेप्ट लोगों ने बनाया है। 99% ये आपके साइकी पे डिपेंड करता है, आपकी सोच पे। अगर आपकी सोच ठीक है ना तो फिर आप मतलब ठीक हो, या अगर आपकी सोच ठीक नहीं है तो फिर आपको लाजमी मर्दाना कमज़ोरी होगी। तो वो आपकी साइकोलॉजी के बेस पे आपके लिए ट्रीटमेंट करते हैं, ह्यूमन साइकोलॉजी को चलते हैं। हर इंसान को यही मसला है, उसका मैदा भी ख़राब है डिप्रेशन की वजह से और उसको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का मसला भी है, और डॉक्टर साहब कहता है कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन आप लोगों का ख़त्म होगा। खल्को मर्दाना ताकत तबाह बर्बाद सुलो द कोर वाला सर वल्ला स्तिरगी नशी लगवले तासु पा अल्लाह ताला यकीन कई कोर वाला सर स्तिरगी नशी लगवले मुंग सर स्तिरगी वाला गई। वाकई में इससे होता है, ख़त्म होता है, लेकिन अगर आप कास्ट को ख़त्म ना करें ना तो आप इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को ट्रीट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल एक बंदा है, उसको हार्ट का कोई मसला है, उसका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा है, उसके ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से उसके जो पीनस के आर्टरीज है वो डैमेज हो गए हैं, तो उसको तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होगा। तो आपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना है, बजाय इसके कि आप इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को कंट्रोल करें डायरेक्टली। ब्लड प्रेशर के मसले को कंट्रोल करें, ये खुद ब खुद कंट्रोल हो जाएगा। इसी तरह अगर आपके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा है तो ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल की वजह से भी आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का मसला हो सकता है। तो फिर पहले आप अपने कोलेस्ट्रॉल को कम करें, फिर उसके बाद आपका जो दूसरा मसला है वो खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा। बात समझाना चाहता हूँ, अक्सर टैबलेट्स, अक्सर दवाई ऐसी होती है जो आप एक साथ नहीं ले सकते। अगर आप एक दवाई लोगे तो उसकी वजह से वो दूसरी दवाई का असर या ख़त्म होता है या उसका बहुत ज़्यादा हो जाता है, जो दोनों सूरतों में आपके लिए नुकसानदेह है। अगर आप नक्सवामिका लोगे और साथ में आप एंटीसाइकोटिक ले रहे हो, ऑलरेडी बाइपोलर डिसऑर्डर के पेशेंट हो, स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट हो, आप साइकोसिस के पेशेंट हो, मैनिया के पेशेंट हो, उसके लिए आप कोई एंटीसाइकोटिक ले रहे हो और साथ में आपने नक्सवामिका मिक्स किया तो इसके आपके हेल्थ पे बहुत ज़्यादा डेंजरस असरात हो सकते हैं। लोगों को हेल्थ लाइन के एक विकिपीडिया की रेफरेंस देता हूँ, यहाँ पे लिखा है अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए नक्सवामिका को यूज़ करोगे, जैसे कि डॉक्टर साहब बताते हैं कि लॉन्ग टर्म में यूज़ करो, 3 महीने से ज़्यादा यूज़ करो, इसका कोई नुकसान नहीं। तो वो कहते हैं कि अगर ज़्यादा वक्त के लिए आप इस्तेमाल करोगे तो आपको सीजर्स, दिमाग के झटके भी हो सकते हैं और आपका जिगर भी फेल हो सकता है। मेरे ख्याल में आप लोगों को समझ आ गई कि मेरा मैसेज क्या था। एक डॉक्टर जब किसी बीमारी को ट्रीट करता है तो वो मल्टीपल चीज़ों को देखता है, वो पेशेंट की एज को भी देखता है, उसकी वेट को भी देखता है, उसके और फैक्टर्स को भी देखता है, उसके साथ कोई एसोसिएटेड डिजीज़ है या नहीं हो, काजिज़ क्या है रियलिटी में, उस काजिज़ को ख़त्म करने के लिए वो कोशिश करता है, कई तरह के एक्सरेस करता है, MRI ब्रेन करता है, CT स्कैन करता है, अल्ट्रासाउंड बार बार करता है, कई तरह के टेस्ट करता है जिससे वो सही डायग्नोसिस की तरफ जाए। इतने साल स्टडी करने के बाद भी वो इतनी कोशिश करता है कि आपका सही इलाज हो। मैं आप लोगों को आसान अल्फाज में एक चीज़ समझाना चाहता हूँ। एक बंदा है, वो कहता है कि मैं चाय पीता हूँ तो उसकी वजह से मेरा मूड अच्छा हो जाता है। दूसरा कहता है कि यार ये तो क्या गलत बकवास कर रहा है, मैं चाय पीता हूँ तो उसकी वजह से मेरा कलर भी ख़राब हो जाता है, और कलर तो वैसे मैंने बात की, लेकिन वो कहता है कि मेरे मैदे की तेज़ाबियत बहुत ज़्यादा हो जाती है। और कई लोग कहते हैं कि हम कैफीन से अच्छे हो जाते हैं, कई लोग कहते हैं कि नहीं, कैफीन से हमें एंजाइटी होती है, हमारा हार्ट बीट ज़्यादा हो जाता है उससे। तो चाय जो एक आम सा ड्रिंक है उसकी वजह से एक बंदा ठीक होता है, दूसरा बंदा ख़राब होता है। तो आप कैसे पूरी कम्युनिटी को, पूरे सोसाइटी को, पूरे मुल्क वालों को कह सकते हैं कि ये दवाई आप ले लें, इसकी वजह से आप मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाओगे। कम टू द अदर ड्रग एंड दैट ड्रग इज लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम बता सुपा
200 ताकत की वाख ली लाइकोपोडियम को अगर आप 20 वीक से ज़्यादा लोगे तो इसकी वजह से आपको हेपेटोटॉक्सिसिटी हो सकती है, मतलब आपका लीवर इसकी वजह से भी डैमेज हो सकता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको हार्ट का मसला होता है, उनका हार्ट बीट ऑलरेडी लो होता है, अगर आप उसमें लाइकोपोडियम दोगे तो लाइकोपोडियम की वजह से उसका हार्ट बीट और भी लो हो जाएगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी मैदे की तेज़ाबियत बहुत ज़्यादा होती है, अगर आप इस दवाई को दोगे तो वो मैदे की जख्म की तरफ जा सकते हैं। तो ये लोग खुद अंदाज़ा लगा लें कि वाज इट अ गिफ्ट फॉर यू पीपल, क्या ये आप लोगों के लिए गिफ्ट था।